Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। तो अब तक क्या था, अब तक के सेशंस में हम आपके जून के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, बट आज हमारे जो प्रीवियस सेशन थे वहाँ हमने जून के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, बट अभी जो हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं ये हम जुलाई के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जुलाई के करंट अफेयर्स हम आपको डेली के प्रोवाइड करेंगे अभी, क्योंकि जुलाई मंथ चल रहा तो जुलाई के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस जितने हमने जून के कवर किए आप उतने उनको देखिएगा। बाकी ये जो हमारे जून के और मार्च के हैं ये हम एक साथ ऐसा करेंगे कि सारे जितने भी करंट अफेयर्स हमारे पर डे के अकॉर्डिंग रहेंगे उनकी हम एक मैराथन क्लास बना के आपको जून के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हम डेली जो है वो जुलाई के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज सभी को पता है कि हमारी जुलाई के 6-7 डेज़ जो है वो पास हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो जुलाई करंट अफेयर्स स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट इसके आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो, कि हर दिन आपकी क्या करंट अफेयर्स रहती हैं वो आपको पता हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड as the new president of European Council of the European Union। यूरोपियन यूनियन का कौन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है यूरोपियन काउंसिल का, मतलब यूरोपियन काउंसिल जो कि यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन काउंसिल है उसका रिसेंटली अभी कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके चार्ल्स माइकल, एंटोनियो कोस्टा, हरमन वैन रेम्पो एंड वॉन डर लेयन। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। तो हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है आइए जानेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, अब आइए एंटोनियो कोस्टा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो एंटोनियो कोस्टा हैं, तो ये जो हैं ये आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, जिसको हम कहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं है, फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। किनके पीएम रह चुके हैं, तो ये पुर्तगाल के। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ के, तो फॉर्मर पीएम हैं ये पुर्तगाल के। ठीक है, और तो पुर्तगाल के जो हमारे पूर्व जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा, तो इनको जो है वो 1 अक्टूबर 2024, याद रखेंगे 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2024 से चार्ल्स मिशेल की जगह जो है वो आपका ये जो यूरोपियन काउंसिल है इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है। डेट याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2024 से किया गया है। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले जो थे वो आपके चार्ल्स मिशेल थे। ठीक है, तो इससे पहले जो थे वो चार्ल्स मिशेल थे, और अब जो है वो एंटोनियो कोस्टा हैं। कब से हैं, तो 1 अक्टूबर 2024 से ये हो जाएंगे। ठीक है, अभी हुए नहीं हैं, होने वाले, क्योंकि अभी 2024 हमारा चल रहा है और अभी अक्टूबर मंथ आया नहीं है। तो 2024 से ये आपके न्यू प्रेसिडेंट हो जाएंगे। क्लियर। और इनके बारे में अगर हम और बात करें, तो जो एस्टोनियाई आपके जो पीएम हैं, ठीक है, वो आपके विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए भी जो है वो अपना कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं वो। और जो यूरोपियन काउंसिल है वो अपना प्रेसिडेंट जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू चुनती है। ठीक है, और ये वो कम से कम वो 2.5 ईयर टर्म के लिए रखती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो 2.5 साल में आपका बदलता रहता है इस काउंसिल के लिए। तो जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो काउंसिल के वर्क, उसका काम जो रहता है बेसिकली वो क्या रहता है कि वो जो भी काउंसिल है उसके वर्क को लीड करता है और रिप्रेजेंट करता है आपके ईयू को इंटरनेशनली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट
रिसेंटली वेयर वॉज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF मीटिंग हेल्ड। अभी अगर हम बात करें तो हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? चीन में, फ्रांस में, इंडोनेशिया में या फिर सिंगापुर में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंगापुर। तो जो इंडिया है तो हाँ, इसने क्या किया, इसने जो आपका कह सकते हो कि इस FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बैठक जो है वो आपकी सिंगापुर में जो थी वो आयोजित की गई। और यहाँ पर इसमें क्या हुआ वो आइए हम डिस्कस करेंगे। तो सिंगापुर में आपका 26 से 28 जून को 28 जून 2024 को ये जो बैठक थी ये आयोजित की गई थी। और इसमें क्या हुआ था आपके, इसमें भारत को जो है वो नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया था। याद रखेंगे इस मीटिंग में भारत को नियमित, क्योंकि मेरे पास ना कमेंट्स आए थे कि आप मैम जिसका एक्सप्लेनेशन देती हैं वो इंग्लिश में देती हैं, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में होती है, तो जो हम हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं हमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इस बैठक में भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी, याद रखेंगे भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। ठीक है, इसका इंग्लिश अगर हम देखें कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसको हम कहेंगे रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी। तो यहाँ पर इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो आगे देखेंगे। पहली बात तो हमने ये बता दी कि इस बैठक में इंडिया का जो पोजीशन थी वो क्या थी। तो इस बैठक में इंडिया की पोजीशन थी रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। ठीक है, बैठक में अगर हम बात करें तो बैठक में धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी, वित्त पोषण और प्रसार विरोधी अनुपालन पर यहाँ पर 17 देशों का जो था वो इवोल्यूशन किया गया था। ठीक है, किस किस पे किया गया था वो टर्म्स पे यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस बैठक में बेसिकली हुआ क्या था। तो इस बैठक में आपका एक तो सबसे पहला है धन शोधन, दूसरा है आपका धन शोधन विरोधी, दूसरा है आपका आतंकवाद विरोधी। ठीक है, तीसरा है आपका प्रसार विरोधी अनुपालन। ठीक है, धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी, वित्त पोषण और प्रसार विरोधी, ये दो और हैं। एक तो आपका वित्त पोषण है और दूसरा आपका प्रसार विरोधी है। तो इन चार आप कह सकते हो कि टॉपिक्स पर जो 17 हमारी कंट्रीज़ हैं उनका इवोल्यूशन हुआ था। इंग्लिश में भी देख लेंगे हम यहाँ पर इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो एक तो आपका हो गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंटी टेररिज्म और आपका फाइनेंसिंग एंड एंटी पॉलीफरेशन, फाइनेंसिंग एंड एंटी पॉलीफरेशन, एंटी पॉलीफरेशन कंपाइलेंस। ठीक है, तो इनके बेसिस पे 17 जो हमारी कंट्रीज़ थी उनका इवोल्यूशन हुआ था। और अब इसमें ही जो भारत आपका देखिए, इसमें अब कुछ कंट्रीज़ थी, याद रखेंगे इसमें कुछ कंट्रीज़ थी, लाइक इंडिया था, ठीक है, आपका रशिया था, फ्रांस था, ये कंट्रीज़ याद रखेंगे, इटली था, यूके था। इनको आप कह सकते हो कि किस में रखा गया था, इनको रेगुलर फॉलो ऑफ की कैटेगरी में रखा गया था। हमने बोला ना कि इंडिया को भी रेगुलर फॉलो ऑफ की कैटेगरी में रखा गया था। इंडिया के साथ साथ यहाँ रशिया, फ्रांस, इटली और यूके को भी रेगुलर फॉलो ऑफ की कैटेगरी में इस बैठक के दौरान रखा गया था। जबकि अब हम यहाँ पर बात करें तो एक देश को यहाँ पर ग्रे जो आपकी लिस्ट है उस ग्रे लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, और FATF की अगर हम बात करें तो इसने भारत
का जो हमारी इंडिया है इसके जो भी एफर्ट्स रहे उनको सराहा था। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसे मामले में जो है आपका तेज़ी से मुकदमा चलाने का जो है यहाँ पर आग्रह किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, तेज़ी से मुकदमा किन उस पर चलाना है मामले में। तो जो अभी हमने मामले आपको यहाँ पर बताए थे, जैसे कि आपका आतंकवाद विरोधी हो गया, धन शोधन विरोधी हो गया, वित्त पोषण और प्रसार विरोधी जो भी हमारे मामले हैं, इन मामलों में भारत से ये जो है वो आग्रह किया गया कि वो क्या करें, तेज़ी से इन मामलों में मुकदमा चलाने का कोशिश करें। और बाकी भारत के प्रयासों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी इस बैठक के थ्रू। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन सेज दैट सावलवर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन आर्कीपेलागो लोकेटेड इन विच ओशियन। यहाँ पर बात हो रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। आर्कटिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक में है या फिर पैसिफिक में है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोथर्मल बैंड्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी आपका जो ये सावलबार्ड है यहाँ पर ही जो आपके साइंटिस्ट हैं वो हाइड्रोथर्मल बैंड्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके कुछ रिजेस को भी जो है वो ढूंढा जा रहा है। ठीक है, रिजेस बेसिकली क्या है उनको हम अभी जानेंगे। मैं लिख देती हूँ एक बार, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सॉरी गलती हो गई, हाइड्रोथर्मल वेंट्स को ये आपका सावलवर्ड जो है यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। और हम ये कहेंगे कि ये कहाँ किस ओशियन पे अगर हो रहा है, तो ये आपका जो आर्कटिक ओशियन है, तो आर्कटिक ओशियन में आपका लगभग 500 किलोमीटर लंबी एक रिज है। ठीक है, 500 किलोमीटर लेंथ की एक रिज है। उसमें जो सावलबार्ड है आपका, उसमें सावलबार्ड के निपोविच रिज पर जो है हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज हो रही है। और ये जो सावलबार्ड है जिसकी खोज हम कह सकते हैं कि 1596 में, याद रखेंगे, ये जो सावलबार्ड है इसको जो एक्सप्लोर किया था वो 1596 में आपके विलियम वेरेंटस ने किया था। किसने किया था? विलियम वेरेंटस ने इसको एक्सप्लोर किया था। और इसमें आपका नॉर्वे की जो आप कह सकते हो संप्रभुता के तहत इसको इसको आर्कटिक द्वीप समूह कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? आर्कटिक द्वीप समूह कहा गया। तो जब इसको आर्कटिक द्वीप समूह कहा था तो इट मीन्स ये कहाँ लोकेटेड है? ये आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है। ये आपके नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में सिचुएटेड है। ये जो आर्कटिक ओशियन है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपके नॉर्थ पोल और नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में ये आपका आर्कटिक ओशन सिचुएटेड है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका 61,022 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। और इसका अगर हम बात करें तो मेजर पार्ट जो है वो स्नो से कवर्ड है, आइस से कवर्ड है। ठीक है, आइस और स्नो से इसका मेजर पार्ट कवर्ड है इस आर्कटिक ओशियन का। यहाँ पर एक और बात जानेंगे, स्पिट्सबर्गेन, इसमें स्पिट्सबर्गेन को अपना सबसे बड़ा द्वीप बताया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा अपना द्वीप यहाँ पर स्पिट्सबर्गेन को बताया गया है। सावलबार्ड आर्कटिक सर्कल में अपने स्थान के जो उसका जो स्थान है उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको मिडिल नाइट में, ठीक है, मध्य रात्रि में जो सन है और ध्रुवीय रात में, यानी जो आपकी पोलर नाइट्स होती हैं उनमें आपको आर्कटिक परिस्थितियों का यहाँ पर अनुभव मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट What is the primary objective of the GSAT-20 satellites recently in the news? जो ये GSAT-20 सैटेलाइट चल रहा है इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं हिंदी में ही बताऊँ, क्योंकि कोई अगर टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी जो इंग्लिश वाले नहीं समझेंगे तो मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो
तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन है, वेदर मॉनिटरिंग है या फिर नेविगेशन है। तो पहली बार इसरो ने अपने सबसे न्यूएस्ट, हम कह सकते हैं सबसे न्यूएस्ट और सबसे बड़ा जो आप उनका उपग्रह रहा, ठीक है, वो क्या था, उसका GSAT-20, क्या था, GSAT-20। तो इसको एक स्पेस एक्स के फॉल्कन नॉन रॉकेट से क्या किया, इसको प्रक्षेपित किया गया, जिसमें GSAT-20 जो था वो एक हाईटेक संचार उपग्रह है। क्या है ये जो GSAT-20 है ये आपका हाईटेक संचार उपग्रह है, जिसके अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 4700 किलोग्राम है। और इसकी जो थ्रूपुट क्षमता है इस GSAT-20 की, वो आपकी 48 GBps है। कितनी है, तो 48 GBps इसकी थ्रूपुट क्षमता है। और इसमें आपके 32 स्पॉट बीम है। कितने स्पॉट बीम है देखेंगे तो इसमें आपके 32 जो है वो स्पॉट बीम आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे पूरे इंडिया में स्पेशली अगर हम कहें आपके, तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको कवर कर रहे हैं। और इसरो की जो आपकी वाणिज्यिक शाखा है उसमें NSIL के स्वामित्व वाली जो भी कंपनीज हैं हमारी इंडिया की, उसमें जो लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 है उसकी जो लिमिट्स हैं उनके कारण ये स्पेस एक्स का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश थोड़ी मिक्स थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी थी वो हिंदी में ही थी, तो मैं एक बार इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो ने क्या किया, इसरो ने अपना लेटेस्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किया, जिसको हमने नाम दिया GSAT-20 का, ठीक है। कहाँ ये लॉन्च किया था, तो स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट पे किया था। तो ये जो GSAT-20 है ये बेसिकली आपका हाईटेक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। याद रखेंगे GSAT-20 इज़ द हाईएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका वेट जो है 4700 किलोग्राम है। एंड इसके पास जो इसकी थ्रूपुट कैपेसिटी है दैट इज़ 48 GBps। एंड इसके जो फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स में आपका 32 स्पॉट बीम्स आ रहे हैं, जो कि आपके पूरी इंडिया को कवर कर रहे हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का रीजन वो कवर कर रहे हैं। और ये जो है हम कह सकते हैं ओन्ड बाय इसरोज कमर्शियल आर्म NSIL जो कमर्शियल आर्म है इसरो की NSIL, इसने इसको ओन किया है। एंड ये स्पेस एक्स को यूज़ कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ संज्ञान ऐप। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संज्ञान ऐप का मेन फंक्शन क्या है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो अब इसके बारे में देखेंगे क्या उसका एम है, टू प्रोवाइड ट्रेन शेड्यूल्स, कि आप ट्रेन का स्केड्यूल्स जो है वो प्रोवाइड करें, टू एजुकेट एंड एम्पावर RPF पर्सोनल बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल लॉज, या फिर टू मॉनिटर ट्रेन टिकट्स बुकिंग, या फिर टू प्रोवाइड हेल्थ टिप्स टू RPF पर्सोनल। ठीक है, तो हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन को। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा लॉन्च किया गया संज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। ट्रेन की समय सारणी उपलब्ध करा रहा है, उसका स्केड्यूल दे रहा है, आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है, RPF कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बना रहा है, ट्रेन टिकट बुकिंग की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके RPF कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव जो है वो प्रदान कर रहा है। ये हमें बातें यहाँ पर बतानी है कि इसका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि ये जो संज्ञान ऐप आया है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि जो भी आपराधिक कानून हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करके ये जो भी हमारे RPF का कर्मी हैं उनको शिक्षित और सशक्त बना सके। तो RPF की जो भी टेक्नोलॉजिकल टीम है उसके द्वारा एक संज्ञान ऐप, ठीक है, RPF की टेक्नोलॉजिकल टीम के थ्रू आपका एक संज्ञान ऐप इसको लॉन्च किया गया। और ये आपके RPF पर्सोनल को इंडियन जो हमारा आपका भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बात याद रखिए, मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा, भारतीय
न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो इन जैसे आपके जो भी आपराधिक कानून और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ऐसे जो भी आपके आपराधिक कानूनों के बारे में जो है वो शिक्षित कर रहे हैं। और इस मोबाइल टूल का जो उद्देश्य है या जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है वो आपको कानूनी ज्ञान और परिचालन प्रासंगिकता को बढ़ाना है, जो प्रभावी आरपीएफ संचालन के लिए कानूनी प्रावधानों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे हम सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे जो डायरेक्टर जनरल है आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का, उन्होंने जो था वो आपका संज्ञान ऐप को लॉन्च किया और इस संज्ञान ऐप को डेवलप किया गया था आरपीएफ की टेक्निकल टीम के थ्रू। एंड इसने एजुकेट किया था आरपीएफ पर्सनल को न्यू क्रिमिनल लॉज, जैसे कि आपके भारतीय न्याय संहिता हो गया BNS 2023, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे BNS 23, आपका BNSS 23 जो कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी। ठीक है, और आपका BSA जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था, इसके तहत जो इसके अकॉर्डिंग जो था वो आपके आरपीएफ पर्सनल को यहाँ पर एजुकेट किया गया। और ये जो मोबाइल टूल है इसका जो एम है वो है कि क्या किया जा सके, जो लीगल नॉलेज और ऑपरेशनल रेलेवेंस है उसको एनहेंस किया जा सके, ताकि यहाँ पे क्या हो, हम कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट को यहाँ पर ऑफर कर सकें लीगल प्रोविजंस में इफेक्टिव आरपीएफ ऑपरेशंस के लिए। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट मीनामिटोरिशिमा आइलैंड, मीनामिटोरिशिमा आइलैंड जो है जिसकी रिसेंटली हम अभी न्यूज़ में देख रहे हैं, तो इसको ये किस ओशियन पर आपका लोकेटेड है? अटलांटिक ओशियन पे है, इंडियन है, पैसिफिक है या फिर आर्कटिक है? तो जो भी हमारे रिसर्चर्स रहे उन्होंने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? तो 230 मिलियन मैट्रिक टन्स 230 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ मिनरल्स जो थे वो हमारे रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किए गए इलेक्ट्रिक कार बैटरीज के, जो कि इलेक्ट्रिक कार बैटरीज के लिए एसेंशियल थे। कहाँ इनको डिस्कवर किया था? तो इनको मिनामिटोरिशिमा आइलैंड की सी बेड पर इनको डिस्कवर किया गया, जिसको हम मार्कस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम जो है इस आइलैंड का, दैट इज़ मार्कस आइलैंड। तो इसके सी बेड पर हाँ, ये जो आपका 230 मिलियन मैट्रिक टन्स जो थे मिनरल्स के वो यहाँ पर डिस्कवर किए गए। ये जो आपका आइसोलेटेड जापानीज एटॉल था, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में था, और ये कहाँ था? बेसिकली आपके टोक्यो के साउथ ईस्ट में था। एंड इसका जो शेप था दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप। कैसा शेप था इसका? तो इसका जो शेप था दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप। और ये बना कैसे ट्रायंगुलर शेप में आया था? तो ये जो कोरल रीफ बढ़ रही थी, तो रेज्ड कोरल रीफ्स की वजह से इसका शेप जो था वो ट्रायंगुलर रहा था। आइलैंड का जो टेरेन था वो पहले फ्लैट था, ठीक है, जिसमें आपका अगर हम मैक्सिमम एल्टीट्यूड की बात करें तो वो मैक्सिमम एल्टीट्यूड यहाँ पर 9 मीटर्स का था। और इसका जो क्लाइमेट था दैट इज ओशियनिक क्लाइमेट था, जिसमें कि आपका एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो रहता था दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी फॉर दिस, आप कह सकते हो, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और मिनामिटोरिशिमा आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा मिनामिटोरिशिमा आइलैंड है इट इज़ लोकेटेड एट पैसिफिक ओशियंस, और वहाँ पर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 230 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ मिनरल्स को डिस्कवर किया था, जो कि आपके जो इलेक्ट्रिक कार बैटरीज होती हैं उसके लिए एसेंशियल थे। और ये कहाँ मिला था उनको? तो इस मिनामिटोरिशिमा आइलैंड के सी बेड पर मिला था, जिसको मार्कस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको
आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हिंदी में देखेंगे, हिंदी में, चलिए सेम क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए। हाल ही में समाचारों में रहा मिनी मिटोरिशिमा द्वीप किस महासागर पर स्थित है? तो ये आपके प्रशांत महासागर, ठीक है, आपके प्रशांत महासागर में ये स्थित है। यहाँ पर जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने इस मिनामी तोरिशिमा जो द्वीप था, जिसे कि मार्कस द्वीप के नाम से जाना जा रहा है, उसके समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए जितने भी हमारे एसेंशियल मिनरल्स यानी आवश्यक हमारे जो भी खनिज होते थे उनको 230 मिलियन मैट्रिक टन में खोज की थी। और टोक्यो के दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो ये स्थित है आपका आइलैंड, इसको अलग थलग जापानी एटोल में एक उभरी हुई मूंगा चट्टान द्वारा निर्मित एक त्रिकोणीय आकार इसको दिया गया था या मिला था। और इस द्वीप का जो भूभाग है वो आपका वैसे तो समतल है, बट इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो 9 मीटर है और इसकी जो जलवायु है वो समुद्री है, जिसका औसत वार्षिक तापमान जो है वो 25.6 डिग्री सेल्सियस है। Clear? Now moving towards our next question, that is question number 7, and this question says that which team won the 9th ICC Men's T20 World Cup by defeating the South Africa team? तो नमा ICC Men's T20 वर्ल्ड कप जो था वो साउथ अफ्रीका टीम को हराकर किसने जीता? तो हमें लगता है इसके लिए तो मुझे कुछ आंसर करना चाहिए, अभी सबको पता है रिसेंटली हुआ है। किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो जो हमारे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम थी जिसको लेड किया था, किसके द्वारा लेड किया गया था? तो रोहित शर्मा के द्वारा इस टीम को यहाँ पर लेड किया गया था। इसकी लीडरशिप जो थी वो किसने की थी? रोहित शर्मा ने की थी। इन्होंने आपका नमा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो था वो जीता। किसको हरा के जीता था? तो ये आपके साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था। कितने रन से हरा के जीता था? तो 7 रन से जो था इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। और कब हराया था? तो 29 जून 2024 को ये मैच हुआ था। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, 29 जून 2024 बाय 7 रन्स। तो दिस इज़ इंडिया सेकेंड T20 वर्ल्ड कप हम कहेंगे। ये इंडिया का दूसरा T20 वर्ल्ड कप था जो कि उन्होंने जीता था। एंड फॉलोइंग देयर 2007 विक्ट्री, यानी कि 2007 के बाद इन्होंने अपनी ये जीत हासिल की। और जो फाइनल आपका कह सकते हो T20, यहाँ पे जो रोहित शर्मा थे फिर उन्होंने ये कहा कि वो अब क्या करेंगे, T20 से यहाँ पर उन्होंने उसके थ्रू उन्होंने बताया कि वो अब T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लेंगे। और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ठीक है, तो ये तीनों लोग जो है वो उन्होंने ये कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और हम ये कह सकते हैं इट वॉज ऑल्सो राहुल द्रविड्स लास्ट असाइनमेंट एज कोच। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर जो कोच रहे थे इस मैच के थ्रू, इस मैच के टाइम पर, तो वो आपके राहुल द्रविड़ रहे थे। तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये उनका भी जो है वो लास्ट आपका जो उनका जो काम था वो लास्ट रहेगा, वो भी यहाँ पर एज अ कोच जो है वो वर्क नहीं करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो 29 2024 को जो केसिंगटन ओवल, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, केसिंगटन ओवल बारबाडोस में, जगह भी पूछी जा सकती है कि कहाँ, तो केसिंगटन ओवल बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को जो था 7 रनों से किसने हरा दिया था? तो इंडिया ने हरा दिया था। और 2007 के बाद ये जो है वो भारत की दूसरी जीत थी। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने अभी तक 2 वर्ल्ड कप जो है वो मतलब 2007 के बाद ये पहली जीत मानेंगे उनकी, दूसरी जीत मानेंगे जो विश्व कप उन्होंने जीता है। तो फाइनल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने क्या कहा कि वो T20 से संन्यास ले लेंगे। और राहुल द्रविड़ ने भी यही कहा कि उनका एज अ कोच ये उनका लास्ट मैच था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप एंड सांख्यिकी पोर्टल? ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आई थिंक सो। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ई सांख्यिकी है, एंड हो गया है, इट इज़ ई। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री ने अभी जल्द में ई सांख्यिकी पोर्टल को डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो मिनिस्ट्री
जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOSPI कह रहे हैं, इसने आपका ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि ये प्रोवाइड कर सके रियल टाइम डेटा प्लानर्स के लिए, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स के लिए और जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो डेटा मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करे, ठीक है, डेटा शेयरिंग को स्ट्रीमलाइन करे और क्या करे, जो हमारे की डेटा सेट्स हैं लाइक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो इसको एक्सेस प्रोवाइड कराए। जो पोर्टल का जो डेटा है, जो कि आपका कैटलॉग मॉड्यूल है, उसको 2291 डेटा सेट्स तक वो क्या करे, इसको बनाए और यहाँ पर क्या प्रोवाइड करे, तो डिटेल्ड आपका मेटा डेटा के साथ इस डेटा कैटलॉग मॉड्यूल को वो बनाए और यहाँ पर विजुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, डेटा एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस करना और जो भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है पब्लिक यूज़ के लिए उसका रीयूज़ करना, ठीक है। हिंदी में देख लेंगे कि जो सांख्यिकी और आपका जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, दैट इज़ MOSPI, इसने जो भी आपके योजनाकार हैं, नीति निर्माता हैं और आपके शोधकर्ता हैं, उनके लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया। और इसका जो एम रहा, इसका जो उद्देश्य रहा, वो आपका प्रबंधन और साझाकरण को सुव्यवस्थित करना रहा, जिससे जो आपके राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख डेटा सेट्स तक पहुंच प्रदान की जा सकी, ठीक है। पोर्टल के जो भी डेटा कैटलॉग मॉड्यूल थे उसमें विस्तृत मेटा डेटा और विजुअलाइजेशन के साथ 2291 से अधिक डेटा सेट्स यहाँ पर देखने को मिले, जो सूचित निर्णय लेने और सार्वजनिक उपयोग के लिए डेटा की पहुंच और उनके पुनः प्रयोज्यता को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट INS रणवीर, तो INS रणवीर ने जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखे जा रहे हैं, तो वो किस टाइप के आपके क्लास से बिलोंग करते हैं, वो आपके सी वोल्फ में आते हैं, राजपूत में आते हैं, स्कॉर्पियन में आते हैं, कालावारी में आते हैं। तो जो इंडियन नेवल शिप है हमारा, उसमें आपके INS रणवीर हैं इंडियन नेवल शिप में, तो वो आपके एक राजपूत क्लास से आते हैं, जो कि आपके मिसाइल डिस्ट्रॉयर को गाइड कर रहे हैं, जो कि आपका चट्टोग्राम जो कि आपका बांग्लादेश में है, वहाँ पर अराइव हुआ है एक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको कमीशन्ड किया गया, कब, तो इसको कमीशन्ड किया गया 1986 में। और जो भी हमारे अपग्रेडेड शिप के जो फीचर्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट के, कह सकते हो इंडिजिनस वेपन्स के और सेंसर्स के, ठीक है, उसको यहाँ पर अपग्रेड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो विजिट है यहाँ पर, जिसमें कि आपके प्रोफेशनल इंटरेक्शंस आता है, कम्युनिटी आउटरीच आता है, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी आते हैं बांग्लादेशी नेवल पर्सनल के साथ में, तो इसमें वो भी सब हमारे इंक्लूडेड होते हैं। INS रणवीर जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है आपके मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में। और ये जो विजिट रही, ये क्या कर रही है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को जो है वो मजबूत कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, हम कह सकते हैं इन्हांस कर रही है उनकी फ्रेंडशिप को, उनकी कोऑपरेशन को, उनकी रीजनल सिक्योरिटी को, जो कि आपके इंडियाज़ सागर इनिशिएटिव के द्वारा अलाइन उसको किया जा रहा है। क्लियर ना, हिंदी में थोड़ा सा इसको देख लेंगे। भारतीय नौसेना का जो जहाज़ है आपका, उस INS रणवीर, उसमें जो कि आपके राजपूत श्रेणी के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं और ये ऑपरेशनल तैनाती के लिए बांग्लादेश के चट्टगांव जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है, ये जहाज़। और इसमें 1986 में कमीशन किए गए इस उन्नत जहाज़ में अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार और सेंसर यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस यात्रा में बांग्लादेशी नौसेना कर्मियों के साथ पेशेवर बातचीत, सामुदायिक संपर्क और खेल यहाँ पर शामिल हैं। INS रणवीर जो है वो आपके समुद्री साझेदारी अभ्यास में भी यहाँ पर उन्होंने भाग लिया है। और यह मात्रा भारत बांग्लादेश के जो भी मित्रता है, उनका सहयोग है, उसमें क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ा रही है, जो कि भारत की सागर पहल के साथ जुड़ी हुई है। चलिए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। सो दिस इज रिसेंटली researchers from which state have developed a method to produce activated carbon for supercapacitors from coconut husk। तो यहाँ पर आपसे पूछा है
हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से सुपर कैपेसिटर के लिए सक्रिय कार्बन का उत्पादन करने की विधि विकसित की है? तो ये आपके उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र में की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आएगा, अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं आपके नारियल के छिलकों के साथ, तो आप इस करेक्ट आंसर पर पहुँच जाएंगे, नन अदर देन केरल। ठीक है, तो केरल का जो आपका त्रिवंतपुरम में स्थित गवर्नमेंट एक कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है फॉर विमेंस के लिए। तो वहाँ पर शोधकर्ताओं ने सुपर कैपेसिटर के लिए जो आपका हस्क होता है, नारियल की जो भी भूसी होती है, उससे जो है वो आपका एक्टिव कार्बन जो है बनाने की जो भी रेमेडीज़ हैं, जो भी प्रोसेस है, उसको यहाँ पर डिस्कवर किया है। और ये जो है आपकी, ये आप कह सकते हो कि एक आपका ड्यूरेबल है और एक अच्छा आपका सॉल्यूशन है। सक्रिय कार्बन जो भी आपका एक्टिव कार्बन है उसके उच्च सतह क्षेत्र का यहाँ पर ये लाभ उठाता है, जो कि इसे कह सकते हैं हम कि इस उच्च प्रदर्शन और सुपर कैपेसिटर्स के लिए आदर्श यहाँ पर बनता है। ये उपकरण आपके क्या करते हैं, आयनों के जो प्रतिवर्ती अधिशोषण और विशोषण होता है उसके माध्यम से चार्ज को संग्रहित और उसको यहाँ पर वितरित किया जाता है, जिसमें कि आपके विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो रिसर्चर्स जो हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज, रिसर्चर्स जो हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज जो है विमेंस का त्रिवंतपुरम में जो लोकेटेड है, वहाँ के रिसर्चर्स ने क्या किया था, एक मेथड को डेवलप किया था जिससे कि वो एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो बना रहे थे कोकोनट हस्क के थ्रू सुपर कैपेसिटर्स के लिए। तो ये जो सस्टेनेबल एफिशिएंट सॉल्यूशन था, ये क्या कर रहा था, आपके हाई सरफेस एरिया जो था एक्टिवेटेड कार्बन के लिए उसको लेवरेज कर रहा था, इसको भी आइडियल बना रहे थे हाई परफॉर्मेंस सुपर कैपेसिटर्स के लिए। तो हम कहेंगे कि ये जो डिवाइसेस हैं ये आपकी स्टोर कर रही थी, डिलीवर कर रही थी चार्ज को थ्रू रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन और आपका डिसऑर्प्शन ऑफ आयंस, और ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज को यहाँ पर एनहांस कर रही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। यहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा साइंस भी क्लियर हो रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।